अगर रात के अंधेरे में अकेले होने पर भी आपको अकेले होने का एहसास नहीं होता, तब देर हो जाने से पहले ही वहाँ से भाग जाना चाहिए। डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इन कहानियों के आखिर तक बने रहें। पिछली वीडियो से चुने हमारे टॉप 3 कमेंट्स को सुनने के लिए। आइए आज की कहानी शुरू करें। मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ जिसको मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट्स कॉल करें, और इसीलिए ही मैं काफ़ी हैरान था जब आधी रात को मुझे मेरे एक पेशेंट अब्दुल का कॉल आया। ऐसी क्या बात हो सकती है जो सुबह तक रुक नहीं सकती थी। फ़ोन पर अब्दुल की आवाज़ डरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी ही रोना बंद करा हो। उसकी बात को सुनते हुए मैंने उसको 1 घंटे में मेरे ऑफिस आने के लिए कह दिया। आज मैं अपने उस नींद भरे फैसले का शुक्र मनाता हूँ कि मैंने उसको अपने घर आने के लिए नहीं कहा, वरना आज शायद मेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं होता। अब्दुल की फाइल मेरे ऑफिस में पड़ी थी और इसीलिए गाड़ी से ऑफिस जाते समय ही मैं अब्दुल के केस के बारे में जितना याद कर सकता था उतना याद करने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल को 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट ने बहरा बना दिया था। इसकी वजह से जब मेरी अब्दुल से पहली बार मुलाकात हुई थी तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हम टोटल 20 पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे और उनके साथ हम जिस ट्रीटमेंट का ट्रायल कर रहे हैं उसका नाम है ईयर नर्व रीजनरेशन थेरेपी। इसमें हम पेशेंट्स के कानों की जो नसें काम करना बंद कर गई थी उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल उन 20 पेशेंट्स में से पहला था जिसकी सुनने की ताकत वापस आ गई थी, और इसी वजह से वो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खुश भी था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ऐसे आधी रात को उसको क्या दिक्कत आई होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इतना सोच रहा था कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ना जाने क्यों सभी सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी थी। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो अब्दुल पहले ही अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब्दुल बार बार इधर उधर मुड़ के अपने आसपास देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने वैसे तो उसको मेरे ऑफिस 1 घंटे बाद बुलाया था और अभी सिर्फ 30 ही मिनट हुए थे, लेकिन वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स देखी वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ ऊपर करके मुझे जल्दी से वहाँ आके ऑफिस का दरवाज़ा खोलने का इशारा करने लगा। रात के इस समय उसकी ऐसी हड़बड़ाहट देखकर मैं थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया था, लेकिन मैंने उसको काफ़ी समय से जानता था और वो ना ही गुस्सैल किस्म का आदमी था और ना ही वो ड्रग्स लेता था। फिर भी उसकी बात मानते हुए मैं अपनी गाड़ी से निकला और उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए मैंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला ही था जब वो एक झटके से मेरे आगे आ गया और जल्दी से ऑफिस में घुस गया। उसकी हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि अब्दुल क्या हुआ, तुम किसी खतरे में हो क्या? मैं पुलिस को फ़ोन करूं तुम्हारी मदद के लिए? मेरा इतना बोलते ही उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और अपनी धीमी सी आवाज़ में बोला, नहीं। और ये बोलते ही खिड़की से बाहर इधर उधर झांकने लग गया। कुछ 1 मिनट बाद एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए अब्दुल बोला, नहीं, पुलिस नहीं, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। वो किसी चीज़ से तो बहुत परेशान था। मैंने उसको अंदर अपने ऑफिस में चेयर पर बिठाया और अपना येलो टेबल लैंप खोला। मैं अपने ऑफिस की बाकी लाइट्स खोलने जा ही रहा था जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लाइट्स खोलने से मना कर दिया। उसकी बात मानते हुए मैंने और लाइट्स नहीं खोली और उसके सामने आके अपनी चेयर पर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। उसने बोला, डॉक्टर। और ये बोलते ही वो 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। अपने आप को संभालते हुए 1 सेकंड बाद वो फिर से बोला,
डॉक्टर, मुझे चीजें सुनाई दे रही है। उसका इतना बोलते ही ना चाहते हुए मैंने उसको एक अजीब तरीके से देखा, क्योंकि उसका इलाज हुआ ही इसीलिए था ताकि वो सुन पाए। मेरा उसको ऐसे अजीब से देखने पर उसने आगे से बोला, मुझे पता है कि मेरे इस इलाज का मकसद यही था कि मैं दोबारा सुन सकूं, और मैं बहुत खुश था। आप और आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरी बात यहाँ खत्म नहीं होती। पिछले हफ्ते से मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देनी शुरू हुई, जैसे कि कोई धीमी धीमी सीटी मार रहा हो और साथ में हवाएं सी चल रही हो। अब्दुल के साथ ऐसा होना अच्छी बात नहीं थी। अगर नर्व रीजनरेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो हमारे एक्सपेरिमेंट की फंडिंग रुक सकती थी, और बाकी पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने उससे बताया कि हो सकता है ये टिनाइटिस बीमारी है, जिसमें कभी कभी कानों में धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। नहीं नहीं, ये आवाजें असली थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने पूरा सैटरडे उन आवाजों को ढूंढने में लगा दिया, और आखिर में मुझे ये आवाजें मेरे घर के पास बने पार्क में मिली, जहां कुछ लोग सीटी मार रहे थे। वहाँ लोग सीटी क्यों मार रहे थे? वो लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे थे और डॉग विसल्स बजा रहे थे। डॉक्टर, मुझे डॉग विसल सुनाई दे रही थी, जो कि इंसानों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया था। ये कोई नई डिस्कवरी हो सकती है, और अगर हाँ तो फिर तो मुझे अब फंडिंग की बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उससे एक बार फिर पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम डॉग विसल सुन पा रहे थे? उसने अपना सिर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया। उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो खुश है कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि क्या सुनने की शक्ति वापस आने के साथ साथ तुम्हारी सुनने की शक्ति बढ़ भी गई है कि नहीं। लेकिन ये तो काफ़ी अच्छी बात। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए अब्दुल ने तुरंत ही एक धीमी सी आवाज़ में बोला, हाँ, लेकिन डॉग विसल सुनना एक चीज थी, लेकिन ये बात वहां पर रुकी नहीं, बल्कि पूरी हफ्ते ये सब चलता रहा, और मेरे लिए चीजें और बदतर होती गई। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपना पेन और डॉक्टर्स पैड निकाल लिया ताकि मैं हमारी बातों पर नोट्स बना सकूं। आगे बताओ। अपनी चेयर में बैठे हुए आगे की तरफ झुककर वो फिर से फुसफुसाते हुए बोला, मैंने सबसे पहले उनको मंडे को सुना था। मैंने उसको रोकते हुए उससे पूछा, इस हफ्ते के शुरुआत वाला मंडे? हाँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये किस चीज की आवाज है। मैंने काफी देर तक उसको नजरअंदाज करने की भी कोशिश करी, लेकिन जितनी ज्यादा देर मैं बेड पर लेटा रहता, उतनी ही ज्यादा ये आवाजें और क्लियर हो जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई दबे पांव चल रहा हो या एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हो। पर जब मैंने अपनी कमरे की खिड़की खोली तो मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज खिड़की के खोलने से तेज हुई या अभी भी उतनी ही तेज थी। मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा था, लेकिन अभी तक मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया था। मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछा, और क्या इसके बाद भी चीज़ें और बदतर होती रही? उसने अपना हाथ अपने सर पर फिराया और नीचे देखने लग गया। फिर एक झटके से ऊपर देखा और बोला, हाँ, पर दिन में नहीं, हमेशा रात में, और रात में भी तब नहीं जब मेरे आसपास लोग हों या जब मैं टीवी देख रहा हूँ। ये तभी होता है जब मैं रात में अकेला हूँ और मेरे आसपास शांति होती है, और उसी समय मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा शरीर मुझे बता रहा हो कि मैं खतरे में हूँ। और फिर उसके तुरंत बाद ही मुझे वो चीजें सुनाई देने लग जाती हैं, जैसे कि कोई पानी में तैर सा रहा हो या कोई चीज अपने हाथों के बीच में पिचका रहा हो। ये आवाजें मुझसे दूर शुरू होती हैं या तब तक ही मुझसे दूर रहती हैं जब
तक मैं कोई आवाज नहीं करता। जब तक तुम कोई आवाज़ नहीं करते, तुम्हें लगता है कि ये आवाज़ें किसी तरीके से तुम्हारी आवाज़ से रिएक्ट कर रही हैं? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। ये आवाजें, ये सब मेरे आसपास तैर रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं। मुझे ये बात आज रात ही समझ आई है और इसलिए मैंने आपको कॉल किया। पूरे हफ्ते हर रात इन आवाजों को सुनने के बाद आज जानकर मुझे ये बात समझ आई है कि ये आवाजें मानो पानी में तैर रही हैं, जैसे पानी के नीचे तैरती मछलियां आवाज करती हैं। लेकिन ये आवाजें हर बार थोड़ी अलग होती हैं, जैसे शायद कभी कोई ऑक्टोपस तो कभी कोई तैरती हुई शार्क। इन आवाजों को सुनते हुए अगर मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सपनों में इतनी भयानक चीजें आती हैं जिनको देख के कोई भी जिंदगी भर नहीं सो पाए। वो आगे बोलने ही लगा था जब मैंने उसको रोक दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब्दुल, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समंदर के अंदर रहने वाले जीवों की तैरने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये समुंदर है कहाँ? मेरी ये बात सुनकर उसने अपना सर नीचे किया और अपने बालों में अपने हाथ फेरने लग गया। एकदम से ही ऊपर उठते हुए उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, हमारे चारों तरफ डॉक्टर। उसकी आंखों में मुझे पागलपन सा दिखाई दे रहा था। मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना ही था। मैंने अपना पेन पेपर छोड़ा और अपना फ़ोन उठाने लगा ही था जब अब्दुल ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और बोला, नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताने की कोशिश करी, अपने परिवार वालों को बताना चाहा, लेकिन वो सब मुझे पागल समझ रहे हैं। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर, तुम मेरी बात सुनोगे। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। आज से पहले मेरा कोई भी पेशेंट वायलेंट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे समय पर क्या करना चाहिए इसका प्रोसीजर मुझे पता था। मैंने उसको बोला, अब्दुल, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रहा, मैं आराम से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम टेंशन ना लो और इस चाकू को नीचे करो। मैं चाकू नहीं छोड़ रहा, मेरी बात सुनो पूरी, बस। मैंने सर हिलाते हुए उसको उसकी बात पूरी करने के लिए कहा। उसने मुझसे मेरे नोट्स बनाने के लिए बोला। मैंने अपना पेन और पेपर उठाया और उसने आगे बोलना शुरू करा। मैं पागल नहीं हूँ और मेरा ऐसे सोचने का कारण ये है कि मुझे समुद्र के अंदर के जीवों की मेरे आसपास तैरने की आवाज हर समय सुनाई देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी जगहों पर रहूं जहाँ पर शोर हो रहा हो, क्योंकि शोर इन चीजों को दूर करता है, जैसे मछलियां बोट की आवाजों से दूर रहती हैं। मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाता हूँ या अपना टीवी ऑन छोड़ देता हूँ। आपको वो फीलिंग पता है जब आप पूरे अकेले होते हो और आपके आसपास कोई नहीं होता और आपको बस वहां से भागने का मन करता है, या जब आपको अंधेरे में ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके आसपास है और कभी भी आपके पीछे भाग पड़ेगा। ऐसे समय में बस एक बैकग्राउंड नॉइज, किसी भी तरह की आवाज आपको बेहतर महसूस करवाती है। अब्दुल के हाथ में चाकू को देखकर थोड़ा घबराते हुए मैंने हाँ का इशारा किया। ये वही है, वो हर समय हर जगह मेरे आसपास है। पर देखो, अब मुझे एक दिक्कत है। आपके टेबल पर रखा ये येलो लैंप, ये बैटरी से चलता है ना? मैंने हाँ बोला और पूछा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर, पूरे शहर में बिजली नहीं है और वो मेरे पास आ रहे हैं। बिजली जा रखी थी, ये बात मैंने अभी तक नोटिस ही नहीं करी थी, क्योंकि मैंने जब ऑफिस की लाइट खोलने की कोशिश करी थी तब अब्दुल ने मुझे रोक लिया था। अब्दुल फिर से बोलने लगा, अब कहीं गाने नहीं बज रहे, मैं अपना टीवी भी नहीं ऑन छोड़ सकता। पूरे शहर में बिजली नहीं है और अब वो पूरे शहर में खुले तरीके से तैर रहे हैं। वो अब हमारे बहुत करीब हैं और मेरे पास उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। ये बोलकर उसने अपना सिर एकदम से दूसरी तरफ किया, जैसे कि वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो,
और एक बार फिर बोला, किसी के पास भी उनसे बचने का तरीका नहीं है, वो हमेशा हमें सुन सकते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक चीज आई जिससे शायद मैं अपनी जान बचा सकता था। मैंने कहा, रुको, तो तुम्हें अजीब सी समुद्री आवाजें आती हैं जब तुम अकेले शांति में होते हो, है ना? एक सेकंड के लिए उम्मीद भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने बोला। हाँ? मैंने राहत की सांस ली और कहा, ये तुम्हारे कानों की वजह से हो रहा है। जब तुम्हारे आसपास और कुछ नहीं होता और तुम्हारे कानों में कोई आवाज़ नहीं जाती तो तुम अपने कानों पर रेंगते माइक्रोस्कोपिक जर्म्स की आवाज़ें सुन रहे हो। तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए हैं। वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था तो मैंने आगे बोला, अब्दुल, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर इसका इलाज करेंगे ताकि तुम्हें ये सब सुनाई ना दे। तुम अब अपना चाकू नीचे कर सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक जर्म्स तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। वो बोला, पता नहीं डॉक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि मैं पानी के नीचे डूब रहा हूँ और मेरे आसपास ये चीजें तैर रही है जो हमारा शिकार कर रही हैं। मैंने उसी समय इसका जवाब देते हुए कहा, हम दिल्ली में हैं, हमारे आसपास कोई समुंदर है ही नहीं। मेरी बात मानो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम डूब नहीं रहे और ना ही हम पानी के नीचे डरावने जीवों के साथ हैं। अगर इस चीज़ का विश्वास नहीं होता तुम्हें तो एक काम करो, चिल्लाओ अभी इसी वक्त, फुसफुसाना छोड़ो और चिल्लाओ अब्दुल। मैं चीखना चाहता हूँ लेकिन नहीं, लेकिन वेकिन नहीं अब्दुल, तुम अच्छे इंसान हो। चाकू की नोक पर मुझे ऐसे रखना ये तुम नहीं हो। चिल्लाओ और तुम्हें पता चलेगा कि ये सब सच नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लेकिन अभी भी घबराते हुए अब्दुल हल्का सा चिल्लाया, बहुत अच्छे, एक बार और तेज। तुम असली नहीं हो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डर। इसके बाद जो हुआ वो याद करने में मुझे कुछ दिन लग गए। उसकी चीख खत्म होने से पहले ही वहां पर एक धमाका सा हुआ, पर वहां कोई आग नहीं थी। मेरे ऑफिस की छत और ज़मीन अंदर की तरफ टूट रहे थे। मेरे डेस्क ने इस धमाके से मुझे ज़िंदा बचा लिया, लेकिन अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे शरीर की काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन उस रात मेरी आंखों के सामने उस टूटती बिखरती बिल्डिंग में अब्दुल एक झटके में गायब हो गया था। वहाँ उन पत्थरों के नीचे बिल्कुल भी खून नहीं था, मानो किसी चीज़ ने उसे पूरा निगल लिया था। लड़खड़ाते हुए ऑफिस के बाहर जब मैं ज़मीन पर गिरा और ऊपर देखा तो मुझे पता चल गया कि मैं गलत था और अब्दुल सही। मेरी बिल्डिंग में ऐसा छेद बना हुआ था जैसे किसी बहुत ही बड़ी मछली या शार्क ने वहाँ पर काटा हो। अब्दुल सही था, वो हमारे आसपास ही हैं। बाहर कुछ तो है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारा शिकार कर रहे हैं। मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि जब कभी रात में तुम अकेले हो और तुम्हारे आसपास शांति ही शांति है, जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हें वहाँ से भागकर कहीं छुप जाना चाहिए, उस समय इस फीलिंग को नज़रअंदाज मत करना, इसे नज़रअंदाज मत करना। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स देखें। काजल सुहानी ने कहा है कि While hearing this now, it feels like someone telling the story in front of me. Subscribe me from Haunting Tube. It gives me goosebumps while hearing. Love this video. Keep it up. Keep growing, bro. Thank you, काजल। हर कहानी लिखते समय मैं भी कहानियों को इमेजिन करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं इसको कैसे नरेट करूँ ताकि मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो लोग भी देख पाएँ। मुझे खुशी हुई जान के कि ये कहानी आप तक उसी तरीके से पहुँच पाई। प्रशांत जायसवाल कहते हैं कि I just loved the way admin made thumbnail for 3K views. So surreal how you find happiness in small things.
थैंक यू प्रशांत। हमारा चैनल अभी बहुत ही छोटा है। 1 साल पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतने सारे लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। और आखिर में मनोज कुमार कहते हैं कि When will you do Q&A? I really want to ask some questions. जैसे कि मैंने कहा, हमारा चैनल अभी इतना छोटा है कि Q&A के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को Q&A वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी तरह की वीडियोस देखनी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।